नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस आरओ या आरओ की परीक्षाएं नज़दीक है, जिसके संबंध में जो अभ्यास सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग 40,000 एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से पूरे सिलेबस का रिवीजन और 1990 से लेकर 2024 तक के सभी प्रश्न, जितने भी लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, उनका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, जिसके संबंध में जो आज की क्लास है वो हमारी रहने वाली हिस्ट्री की, और हिस्ट्री में भी रहने वाली है मॉडर्न हिस्ट्री। और क्लास रहने वाली है क्लास नंबर 8। इसके पहले 7 क्लासेस ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री में हो चुकी है, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके चेक कर सकते हो। ठीक, अब फिर जैसा मैंने बताया था कि हिस्ट्री में, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री में, इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट हम लोगों ने पिछले क्लास से शुरुआत किया था, बिल्कुल बेसिक से, और कांग्रेस की स्थापना से, तो उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इन मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास 8 का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखना है, पढ़ना है, क्या कह रहा है। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में यह किसने कहा था, यह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो पीसीएसजे 2023 में ये आ चुका है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। अब पिछले टर्न पर मैंने आपको कुछ स्टेटमेंट भी कराए थे। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में कहा था कि यह केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, सभी गवर्नर जनरल दिए हुए हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर 1885 को। और इस समय जो गवर्नर जनरल होता है वो कौन होता है? लॉर्ड डफरिन। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? लॉर्ड डफरिन ने दिया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से किसे भारतीय गैलेड स्टोन कहा जाता है? भारतीय गैलेड स्टोन, तो देखिए, तो भारतीय गैलेड स्टोन कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी के कई उपनाम है, जैसे उपनाम क्या इनको जाना जाता है, जैसे भारतीय गैलेड स्टोन कहा जाता है, भारत की आशा एक नाम मिलता है। भारत की आशा किसको कहा जाता है? तो उनमें भी दादा भाई नौरोजी का नाम मिलता है। एक आता है भारत में वयोवृद्ध नेता, द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं वयोवृद्ध, वयोवृद्ध नेता। ठीक है, तो इन्हीं को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, पूछ ली जाती है कि ये पुस्तक किसकी है। ये पुस्तक कौन सी है? इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये पुस्तक किसकी है? दादा भाई नौरोजी की। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार डायरेक्टली जो मॉडर्न हिस्ट्री की पुस्तकों से प्रश्न आता है तो यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना है। अब दादा भाई नौरोजी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं? कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बनते हैं, ये अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना है, ये 3 बार अध्यक्ष बनते हैं। कब कब? 1886 में दूसरी बार, मतलब दूसरा अधिवेशन, फिर 1893 में, और फिर 1906 में। तो ये 3 बार जो है दादा भाई नौरोजी क्या बनते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। क्लियर है? तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लेगा अगर थोड़ा सा डिटेल्ड में, तो इस टाइप के प्रश्न आते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलिए अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? एक एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से। देखिए, उन्होंने, किन्होंने दादा भाई नौरोजी के बारे में है, उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी, बिल्कुल सही, अभी हम लोगों ने पुस्तक देखी है। ठीक, उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था, ये बिल्कुल सही, ये कार्य किया था, अभी आगे देखेंगे। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, इसके बारे में मुझे नहीं पता है। उसके बाद वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। गलत, ये गलत है, इसका मतलब सी वाला सही है। अब ये गलत कैसे है? इसको मैंने कैसे पढ़ा? ये लिखा है अनुदारवादी। अनुदारवादी का जो विलोम होता है वो होता है उदारवादी। तो अब उदारवादी का मतलब है क्या कहते हैं? राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी। और अनुदारवादी का मतलब है उग्रवादी। क्या है? उग्रवादी, उग्र
वादी, ठीक है, उदारवादी, अनुदारवादी, राष्ट्रवादी या उग्रवादी। अब दादा भाई नौरोजी जो थे ये अनुदारवादी के नहीं थे, ये थे उदारवादी के, मतलब राष्ट्रवादी थे। अब ये उदारवादी अनुदारवादी ये क्या प्रोसेस है इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। तो पहली बात तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। देखिए है क्या, जो प्रथम चरण शुरू होता है 1885 से 1905 में जो प्रथम चरण शुरू होता है, तो 1905 के करीब 1905 ईस्वी के करीब क्या हुआ कि जो कांग्रेस था उसमें दो टाइप के लोग थे। जो कांग्रेस था, हालांकि कांग्रेस में शुरुआत से ही कौन थे, उदारवादी, उदारवादी, लेकिन बाद में क्या हुआ, कांग्रेस में दो टाइप के लोग बढ़ने लगे। कौन, एक है उदारवादी, उदारवादी, और एक है अनुदारवादी। उदारवादी का मतलब है कि राष्ट्रवादी, या शुद्ध भाषा में लिखूं तो नरमपंथी, नरमपंथी और गरमपंथी। केवल समझने के लिए है, आप लोगों ने ऑलरेडी इसको पढ़ा होगा, ठीक है, गरमपंथी। तो सबसे पहले तो यही पूछेगा कि उदारवादी कौन कौन थे और अनुदारवादी कौन कौन थे, नरम दल के कौन कौन थे, गरम दल के कौन कौन थे, ठीक है। अब ये अलग अलग बटे क्यों, क्योंकि उदारवादी जो थे ये नरमपंथी थे। नरमपंथी का मतलब इनका हृदय बहुत ही नरम था। ये बोल रहे थे कि भैया आज़ादी जो हम लेंगे ये संवैधानिक तरीके से लेंगे, बिल्कुल कायदे से लेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से लेंगे। और जो अनुदारवादी गरमपंथी थे ये बोल रहे थे भैया हम तो दंगा करके लेंगे, थोड़ा सा विद्रोह करके लेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब गुस्से वाले लोग थे, ऐसा समझो, ठीक है। तो अब उदारवादी अनुदारवादी के नाम कौन कौन है, नरमदली या नरमपंथी। तो नरमपंथी में या उदारवादी में जो नाम मिलता है तो उसमें मिलता है दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी एक नाम मिलता है, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता इसी में नाम मिलता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसी में नाम मिलता है, एम जी रनाड़े भी इसी में नाम मिलता है, गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले भी इसी में नाम मिलता है, मदन मोहन मालवीय, है ना। तो ये प्रमुख नाम है। और गरमपंथी में जो उग्रवादी थे, लाल बाल पाल अरविंद घोष, ये चार नाम याद रखने हैं, लाल बाल पाल अरविंद घोष, ठीक है। लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, लाजपत राय। बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, गंगाधर तिलक। अब पाल का मतलब है विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल। ये कौन थे, ये गरमपंथी थे, उग्रवादी थे। कह रहे थे भैया हम तो आज़ादी लेंगे, दंगा करके लेंगे। तो बस उसी में हमको केवल नाम पूछा गया था कि नाम बताइए। तो नाम में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे कौन, दादा भाई नौरोजी। गलत, क्यों, क्योंकि उदारवादी थे ना कि अनुदारवादी। क्लियर है। नेक्स्ट कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएंगे। आगे देखें। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। निम्नलिखित में से किसने 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके बदले में पढ़ा था। भाई कोई भी अगर अध्यक्ष बनेगा कांग्रेस का तो वो जब बनेगा तो भाषण पढ़ेगा, लेकिन दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष तो बने लेकिन उनके बदले में भाषण पढ़ा किसने था। तो थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में हम लोग करते हैं अच्छे से। 1906 में देखिए होता क्या है, जैसे मैंने बताया कि 1905 में गरम दल नरम दल काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव थे कि भाई मेरी चलनी चाहिए, उन्होंने कहा नहीं मेरी चलनी चाहिए। तो 1906 में हुआ क्या कि जो अध्यक्ष पद था, समझना है यहाँ पे, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ क्योंकि पूरी स्टोरी बताने का टाइम तो है नहीं इस वजह से। तो 1906 में हुआ क्या कि अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हो गया। क्यों विवाद हुआ, क्योंकि गरम दल चाह रहे थे कि हमारा नेता बने और नरम दल चाह रहे थे कि हमारा नेता बने। तो विवाद हुआ क्यों, क्योंकि तिलक, बाल गंगाधर तिलक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो समझ लेना है। बाल गंगाधर तिलक जो है लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, अध्यक्ष बनाना चाहते थे। एक कंडीशन।
अब ये है कौन, ये गरम दल वाले हैं। दूसरी कंडीशन ये, जो नरम दल वाले थे, तो नरम दल वाले में कौन था, बिपिन चंद्र पाल। नरम दल में नहीं, गरम में ही क्या था अभी कि जो बिपिन चंद्र पाल थे, पाल लिख देता हूं, ठीक है, ये क्या चाह रहे थे कि तिलक बने। तो कुल मिला के जो गरम थे उसी में से आपस में थोड़ा सा ये था कि भाई आप बनिए, जो भी बने उग्रवादी का बने। लेकिन यहाँ पे जो नरम दल थे इन्होंने थोड़ी सी चाल चल दी और एक नाम मिलता है भूपेंद्र नाथ बसु। आपने अगर सुना हो, भूपेंद्र नाथ बसु ने क्या किया, दादा भाई नौरोजी इनको अध्यक्ष बना दिया। क्या बना दिया, अध्यक्ष बना दिया। ठीक, जबरदस्ती इनको अध्यक्ष बना दिया गया दादा भाई नौरोजी को। कब, 1906 में। और 1906 में है क्या, 1906 में है क्या, कलकत्ता अधिवेशन। क्या है, कलकत्ता अधिवेशन, समझना है यहाँ पे केवल कलकत्ता अधिवेशन। अब ये तो कैंसल, भूपेन्द्रनाथ बसु ने क्या किया, दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिए। तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी बन गए अध्यक्ष। अब होता यह है कि दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष तो बन गए, और दादा भाई नौरोजी के जो सचिव है इस समय कौन है, तो ये है मोहम्मद अली जिन्ना। दादा भाई नौरोजी के जो सचिव है वो कौन है, मोहम्मद अली जिन्ना। अब मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया है कि इन्हीं के जो अध्यक्ष पद का है भाषण तैयार किया है। भाषण तैयार किया है किसने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो अगर थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन बनाएगा कि दादा भाई नौरोजी का 1906 में भाषण किसने तैयार किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने तैयार किया था। क्यों, क्योंकि उनके वो सचिव थे। ठीक, लेकिन इनके भाषण को पढ़ा किसने, इनके भाषण को पढ़ा किसने, तो ये पढ़े थे गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, मैं फिर एक बार बताता हूं कि 1906 में अध्यक्ष पद के लिए विवाद हुआ। गरम दल चाह रहे थे हमारा बने, नरम दल चाह रहे थे हमारा बने। तो नरम दल में भूपेन्द्र नाथ बसु ने दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। अब बना दिया तो दादा भाई नौरोजी के सचिव हैं मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने ही उनका भाषण तैयार किया, और इस भाषण को पढ़ा किसने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष हैं, लेकिन उनके भाषण को किसने पढ़ा है, गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था कि उनके बदले में पढ़ा किसने था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने पढ़ा था। ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। मतलब राजा जो है वो जनता के लिए बनी है, जनता राजा के लिए नहीं है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था, तो सिंपल सा है कि ये स्टेटमेंट है एक, और ये स्टेटमेंट किसने दिया था, तो ये स्टेटमेंट याद रखना है, दादा भाई नौरोजी का था। क्लियर है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गोखले के राजनीतिक गुरु थे, गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में कई सारे नाम आएंगे कि इनके राजनीतिक गुरु तो ये थे, है ना, तो वो चैप्टर वाइज चैप्टर आगे आते रहेंगे। तो अभी आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, एमजी रनाडे, एमजी रनाडे। ये क्रम याद रखना है, ठीक है। महात्मा गांधी के कौन, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के कौन, एमजी रनाडे। तो ऑप्शन ए इज द राइट। क्लियर है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था। उग्रवादी मतलब गरमपंथी नहीं था, गरमपंथी नहीं था तो भैया नरम होगा। गरम कौन कौन है, लाल बाल पाल अरविंद घोष, ये बताया था मैंने। लाल बाल, लाल का मतलब लाला लाजपत राय, पाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, अब पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो ये तो तीन हटा दो, बचा कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी इज द राइट है, सिंपल। तो जो 4-5 नाम बताए हैं उन्हीं में से बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उनको जरूर याद कर लेना है। नेक्स्ट है, आगे चलेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये 1905 में, ऑप्शन डी 1905 में बनारस अधिवेशन होता है,
बनारस अधिवेशन। और इस बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। और यहीं पर उन्होंने क्या किया है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की है। इस वजह से ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? अब देखिए कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे जो कंफ्यूजन वाले होंगे। मध्यम मार्गी नहीं था, अब मध्यम मार्गी का मतलब क्या है? देखो, एक है नरम दल, एक है गरम दल। अब इसमें से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? मतलब ऐसा था कि यार चलो 20 का रास्ता निकाल देते हैं। तो भाई लाल बाल पाल, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, ये कौन थे? ये थे गरमपंथी। गरमपंथी मतलब अग्रेसिव नेता थे। तो जाहिर सी बात है ये मध्यम मार्गी वाले नहीं होंगे। ऑप्शन बी इज द राइट। बिल्कुल एलिमिनेट कर दीजिए सबको। एलिमिनेट सबको करोगे तो आराम से बी मिल जाएगा आंसर। ठीक है, हो गया आंसर। इन सब क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए होती है। प्रैक्टिस और लॉजिक, तब ये क्वेश्चन हो पाएंगे। ज़्यादा पढ़ने से कभी सिलेक्शन नहीं होगा। एक बार सिलेबस कंप्लीट, उस सिलेबस का एक बार रिवीजन और उसके बाद प्रैक्टिस, बस यही रूल है। ठीक है, और उसी से ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब इस क्वेश्चन आपको डायरेक्टली बुक में नहीं मिलने वाले हैं, ये सब प्रैक्टिस में मिलेंगे। क्लियर है? चलिए आगे चले। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो कांग्रेस थी इस पर प्रार्थना, याचना, विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। इसका मतलब है कि प्रार्थना की थी, याचना की थी और विरोध भी किया था। प्रार्थना याचना के साथ विरोध किया था, मतलब बहुत ही डाउन विरोध था ये। अब ये कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं नरम दल वाले, राष्ट्रवादी वाले। और आरोप कौन लगाएगा? गरम दल वाले। और गरम दल में सबसे प्रमुख नाम मिलता है बाल गंगाधर तिलक का। बस ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही है। क्लियर है? नेक्स्ट, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था। तो महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव है और एक शिवाजी महोत्सव है। शिवाजी महोत्सव, ये दो महोत्सव शुरू किए थे। किसने शुरू किए थे? बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किए थे। तो इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अलग पेज पे। किया क्या था? बाल गंगाधर तिलक, यहां समझना है अच्छे से। बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था कि राष्ट्र की भावना जगाने के लिए दो काम किए। एक गणपति महोत्सव और दूसरा शिवाजी महोत्सव। शिवाजी महोत्सव, इन दोनों की शुरुआत की थी। क्यों की थी? राष्ट्र की भावना जगाने के लिए। ठीक, शिवाजी महोत्सव 1895 में है और ये 2 साल पहले 1893 में। तो 1893 1895 में गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने ही क्या किया था? अखाड़े, लाठी क्लब, एक गौ हत्या से संबंधित थी, गौ हत्या विरोध सभा, ऐसे लिख लो, गौ हत्या विरोध सभा, इनकी स्थापना की थी। और 2021 में ये आया था कि लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? ROARO में, तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। क्लियर है? इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम था केसरी। क्या नाम था? केसरी। केसरी की भाषा क्या थी? भाषा मराठी। भाषा क्या थी? मराठी। तो मराठी में निकाला था। इन्होंने ही होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना की थी उत्तरी क्षेत्र में। ठीक है, ये की थी अप्रैल 1916 में। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक को ही इधर लिख देते हैं लोकमान्य कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को ही लोकमान्य कहा जाता है। ठीक, अब बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ पॉइंट और हैं इंपॉर्टेंट, कि इधर लिख देंगे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। ठीक है, भारत का बेताज बादशाह, ये भी एक नाम मिलता है कि भारत का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को।
या किस क्रांतिकारी को कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को, ये याद रखना है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य भी कहा जाता है, लोकमान्य, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने एक पुस्तक लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, जो आपसे पूछी जाती है, गीता रहस्य, कि भैया गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? तो बाल गंगाधर तिलक की है। और अगर आपने वैदिक काल पढ़ा है तो वैदिक काल में एक स्टेटमेंट आता है कि जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे? अलग अलग जगह से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, तिब्बती क्षेत्र से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो एक स्टेटमेंट मिलता है कि ये बताइए आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे, ये किसने बताया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने बताया था कि जो आर्य थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे, ठीक है। तो इनकी एक और पुस्तक है, इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन। आर्कटिक मतलब उत्तरी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव से आए थे, ये किसने बताया था? बाल गंगाधर तिलक ने बताया था। उनके ऊपर एक पुस्तक लिख दी है, और गीता रहस्य की पुस्तक है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। किसने कहा है? वेलेंटाइन शिरोल। शिरोल कहीं कहीं चिरोल भी मिल जाता है, तो वेलेंटाइन शिरोल ने क्या कहा है? भारतीय अशांति के जनक किसको? बाल गंगाधर तिलक। क्लियर है? तो ये कुछ इनके बारे में स्पेशल चीजें याद रखनी है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए, कथन कारण, बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकवादी थे या सांप्रदायिकतावादी थे। उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। तो देखिए, सबसे पहले कि बाल गंगाधर तिलक जो है सांप्रदायिकवादी नहीं थे, ठीक है। तो ए वाला तो गलत हो गया, और ए जैसी गलत हुआ तो आपको मिल गया ऑप्शन डी इज द राइट, ठीक। एक ही अगर कथन कारण में एक कोई गलत हो जाता है तो आराम से हमें ऑप्शन मिल जाते हैं। दूसरा है, उन्होंने धर्म का राजनीति अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था? शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव, ये क्यों स्थापित किए थे? राष्ट्र की भावना जगाने के लिए ही तो एक राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था धर्म को। तो इस वजह से आर बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल विभाजन इंपॉर्टेंट। बंगाल विभाजन होता कब है? तो ये 1905 में होता है, और इस समय कौन है? लॉर्ड कर्जन है। ऑप्शन है पहले तो यहाँ पे सही है। क्लियर है? अब बंगाल विभाजन के बारे में थोड़ी सी चीजें देखें, समझिए। बंगाल विभाजन समझिएगा। इस समय जो शासनकाल है वो किसका है? लॉर्ड कर्जन का है। लॉर्ड कर्जन का, केवल फैक्ट लिखेंगे, ठीक है। लॉर्ड कर्जन का है। बंग भंग मतलब बंगाल विभाजन। बंग भंग की पहली जो है सार्वजनिक घोषणा, पहली सार्वजनिक जो घोषणा होती है वो कब होती है? 1903 में होती है, 2 साल पहले, ठीक। उसके बाद कर्जन ने ही सांप्रदायिक आधार पर विभाजन कर दिया। क्या कर दिया? विभाजन कर दिया। कब? 1905 में। तो किस आधार पर विभाजन हुआ था? सांप्रदायिक आधार पर, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि विभाजन से पूर्व, जब बंगाल विभाजन हुआ तो विभाजन से पूर्व जो था, जो बंगाल था पूरा का पूरा, वो किसमें किसमें बटा हुआ था? मतलब क्या क्या थे उसमें? तो एक तो पूरा पश्चिम बंगाल था, इसी में पूरा बांग्लादेश था। भाई पश्चिम बंगाल बांग्लादेश तो होंगे ही होंगे। पूरा का पूरा बिहार भी इसी में शामिल था, पूरा का पूरा उड़ीसा भी इसी में शामिल था। समझ लीजिए इतना बड़ा क्षेत्र था उस समय, ठीक है। तो ये सभी जो है बंगाल विभाजन से पूर्व बंगाल के हिस्से हुआ करते थे। अब उसके बाद क्या होता है? सरकार ने क्या, अंग्रेजों ने, शुद्ध भाषा में बोलूं तो 19 जुलाई, अब यहां से डेट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, 19 जुलाई 1905 को विभाजन की रूपरेखा
जनता के सामने रखी, जनता के सामने रखी कि भैया हम जो है ऐसे ऐसे विभाजन करेंगे। ठीक, 20 जुलाई, एक एक डेट इंपॉर्टेंट है यहां पे, इस वजह से करवा रहा हूं। 20 जुलाई 1905 विभाजन की घोषणा हो गई, विभाजन की क्या हो गई, घोषणा हो गई। ठीक, 16 अक्टूबर 1905 विभाजन लागू हो गया। तो अब जैसे भी पूछेगा तो ये 3 डेटें आपको बतानी है। ठीक है, तो फाइनली रूप से जो विभाजन होता है वो 16 अक्टूबर 1905 को होता है। अब हो गया विभाजन, 16 अक्टूबर 1905 को क्या हो गया, विभाजन। विभाजन हो गया तो इसी दिवस को शोक दिवस के रूप में मनाया गया, शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया, ज्यादा शोक ना कीजिए, रक्षाबंधन है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपने पढ़ा होगा। ठीक, और उसके बाद क्या हुआ, ये शोक किसने मनाया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी दौरान, बंगाल विभाजन के दौरान ही आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला लिखा था, जो आज भी बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। क्लियर है। अब ये हो गया विभाजन, विभाजन हो गया, कैसे क्या हुआ वो सब कुछ हो गया। विभाजन के बाद, विभाजन के बाद शुरू होता है विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन। जब विभाजन हो गया तो विभाजन के विरोध में ही शुरू हुआ क्या, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। क्लियर है। तो अब इस आंदोलन के बारे में आगे देखते हैं, उससे पहले हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, इसका सुझाव सबसे पहले किसने दिया था, तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। किसने दिया था, कृष्ण कुमार मित्र। ऑप्शन बी इज द राइट। कब, तो स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन। क्यों, बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, क्योंकि यहां से प्रश्न आते हैं, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। देखना है, केवल फैक्ट फैक्ट लिखेंगे, बाकी आपने खुद ही ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो होता क्या है, 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउनशिप हॉल में, टाउनशिप हॉल में क्या होती है, एक बैठक होती है। क्या होती है, बैठक। इसी बैठक में, इसी बैठक में क्या होता है कि स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक रूप से घोषणा होती है कि भाई हम जो है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन कर रहे हैं। स्वदेशी मतलब स्वदेश का, और बहिष्कार मतलब जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका पूरी तरीके से बहिष्कार करना है। ठीक, इस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो सर एंड्रूस, सर एंड्रूस। ठीक है, तो ये पूछा गया प्रश्न है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। अब बहिष्कार स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ तो हुआ ये कि अनेक जगहों पर क्या हुआ कि विदेशी जो कपड़े थे, विदेशी कपड़े, इनकी होली जला दी गई। जैसे होली का नहीं जलाते, होली जलाई गई, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। और किसका किसका बहिष्कार हुआ, तो ब्रिटिश वस्तुओं का हुआ, सरकारी नौकरी, जो सरकारी नौकरी तो भाई सरकार किसकी थी, उस समय तो अंग्रेजों की थी, सरकारी नौकरी का हो गया। शिक्षण संस्थान, भाई उस समय अंग्रेजों के शिक्षण संस्थान थे, तो शिक्षण संस्थान हो गए। साबुन, मंजन तेल, सब कुछ A to Z क्या हुआ, बड़ी मात्रा में बहिष्कार हुआ। क्या हुआ, बड़ी मात्रा में बहिष्कार हुआ। उसके बाद अगर पूछेगा कि ये बताइए कि स्वदेशी आंदोलन में सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा था, तो याद रखना है कपड़ा मिल, क्योंकि कपड़ों को डायरेक्टली जलाए जाते थे।
तो इस वजह से सबसे अधिक प्रभाव जो है कपड़ा व्यापार पर पड़ा था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आएगा, बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था कि भाई बहिष्कार करना है कायदे से? तो कृष्ण कुमार मित्र इन्होंने दिया था। क्लियर है? अब इसी समय होता क्या है, मैं फटाफट से बता देता हूं कि अगर पूछे जाए कि स्वदेशी आंदोलन में किसने किसने भाग लिया था, तो छात्र, छात्राएं, हिंदू, मुस्लिम, इन सभी ने भाग लिया था। मुस्लिम ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, मुस्लिम, खासकर उन मुस्लिमों ने पार्टिसिपेट किया था जो खेतिहर थे, मतलब जो मजदूरी करते थे। ठीक, तो छात्र छात्राएं, हिंदू, मुस्लिम सभी ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, भाईचारे को बढ़ाने के लिए आनंद मोहन बोस ने क्या किया था? फेडरेशन हॉल की स्थापना की थी स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही। ठीक, अब होता क्या है भाई, देखो आंदोलन तो काफी बड़ी मात्रा में चल गया, समझ लो स्वदेशी आंदोलन है, विदेशी वस्तुओं का पूरी तरीके से बहिष्कार हो रहा है। ठीक, काफी सारे नेता उतर आए हैं। तो अब होता यह है कि भाई अंग्रेज अब चुप थोड़ी ना बैठेंगे। अंग्रेजों ने क्या किया, आंदोलन को दबाने के लिए एक सर्कुलर निकाला जिसको बोला जाता है कार्लाइल सर्कुलर। तो सिंपल से प्रश्न आता है कि ये बताइए कार्लाइल सर्कुलर किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है स्वदेशी आंदोलन से या बहिष्कार आंदोलन से या बंगाल विभाजन से। कार्लाइल सर्कुलर किसने निकाला था? अंग्रेजों ने। ये था क्या, मैं ओरली बता देता हूं। ये ऐसा था कि अगर कोई भी सरकारी, इसमें कहा गया था कि अगर कोई भी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, कॉलेज, प्राचार्य या जो भी स्कूल कॉलेज है उनके विद्यार्थी अगर इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको जो हम अनुदान दे रहे हैं या वित्तीय सहायता दे रहे हैं वो हम बंद कर देंगे, पूरी तरीके से क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो टोटल कार्लाइल सर्कुलर एक शिक्षण संस्थान के विरोध में था कि भाई हम जो स्कूल है हमारे, उसमें जो अध्यापक है, प्राचार्य हैं, जो विद्यार्थी हैं, अगर उन्होंने पार्टिसिपेट किया स्वदेशी आंदोलन में तो हम क्या कर देंगे, वित्तीय सहायता बंद कर देंगे, अनुदान बंद कर देंगे। तो घर में पढ़ना कायदे से। ठीक है, अब जब ये बात हो गई फिर मीटिंग हुई 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में ही। फिर एक सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन में कौन कौन है? इस सम्मेलन में है रविंद्रनाथ टैगोर। इस सम्मेलन में कौन कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, बिपिन चंद्र पाल हैं, है ना। तो ये सभी सदस्य इसमें शामिल हैं। अब ये सभी सदस्य क्या बोलते हैं कि भाई देखो कार्लाइल सर्कुलर जो निकला है उसमें तो ऐसी बात हो रही है कि भाई शिक्षण संस्थानों का अनुदान नहीं देंगे अगर पार्टिसिपेट करोगे बहिष्कार आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन में। तो इन्होंने कहा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हम सब मिलकर क्या करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद इसकी करते हैं स्थापना। तो भाई साहब इसकी स्थापना भी हो गई। ठीक है, क्या हो गई, स्थापना हो गई। अब होता यह है कि 14 अगस्त 1906 को, 1905 के बाद 1906 होता क्या है, पहली बार कि बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना होती है। और कहते हैं भाई कार्लाइल सर्कुलर निकाला था कि शिक्षा संस्थानों का अनुदान नहीं देंगे, मत दो, हम नई कॉलेज खोल लेंगे। तो बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई और इसके जो प्रथम प्रिंसिपल बने, ये पूछा गया प्रश्न है कि प्रथम जो प्रिंसिपल बने थे वो बने थे अरविंद घोष। कौन बने थे प्रथम प्रिंसिपल? अरविंद घोष। और ये गरम दल के तो थे ही, कोई भी अंग्रेज आता उड़ा देते। तो ये चीजें हुई थी, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई, उसके जो प्रथम प्रिंसिपल थे वो कौन बनते हैं? अरविंद घोष। ठीक है, और फिर कला के लिए भी अलग अलग कॉलेजेस बने। अवनींद्रनाथ टैगोर ने एक विशेष योगदान दिया था, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, ओरिएंटल आर्ट कॉलेज।
ठीक, तो वो आगे देखेंगे हम लोग, केवल इतना आपको समझना है। तो मेरे हिसाब से आपको स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन भी समझ में आ गया, बंगाल विभाजन भी समझ में आ गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो अगर आपसे पूछता है कि 1905 का जो बंगाल विभाजन था, इसका प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन था, एक नाम, तो आप करोगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। लेकिन बहिष्कार की बात किसने की थी? कृष्ण कुमार मित्र ने। ठीक, नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था? हाँ, तो इसको भी थोड़ा कायदे से देखना है कि जो स्वदेशी आंदोलन था, इसी में आपका क्या वंदे मातरम एक शीर्षक गीत बना था। भाई स्वदेशी आंदोलन कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं, वंदे मातरम भी गाते जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो देखिए, दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व, देखिए स्वदेशी आंदोलन प्रमुखता बंगाल में चला, लेकिन ये बंगाल तक सीमित नहीं था, ये अलग अलग जगह पे फैला। जैसे दिल्ली में नेतृत्व कौन कर रहा है? सैयद हैदर रजा। कौन कर रहा है? सैयद हैदर रजा। ठीक है, एक आपसे पूछेगा मद्रास क्षेत्र में, मद्रास तो बिल्कुल ही दक्षिण भारत में है, तो मद्रास में कौन कर रहा है? तो एक नाम मिलता है लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, और इन्हीं के साथ नाम मिलता है अजीत सिंह, अजीत सिंह। तो मद्रास का पूछेगा तो ये बता देना है, दिल्ली का पूछेगा ये बता देना है। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का जो प्रमुख नेतृत्व करता था वो कौन था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, तो कुल मिला के ओवरऑल अगर स्टेटमेंट पे आता है कि क्या स्वदेशी आंदोलन बंगाल तक ही सीमित था, तो बिल्कुल गलत है। क्लियर है, अलग अलग जगह भी फैला था। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसमें क्या कह रहा है? स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन कौन सही है? तो स्वदेशी आंदोलन तो पढ़ चुके हैं, देख लेते हैं क्या क्या सही है। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, बिल्कुल सही है। छात्र छात्राएं हिंदू मुस्लिम सभी शामिल थे। और विशिष्ट मुसलमान का मतलब है, जैसे मैंने बताया था कि जो मुसलमान थे जो शामिल हुए थे स्वदेशी आंदोलन में, वो खेतिहर थे, वो एक मजदूर मुसलमान थे। जो उच्च कुल के थे वो नहीं शामिल हुए थे, जो मजदूर थे, जो मेहनत करते थे, वो शामिल हुए थे। ठीक है, तो ये विशिष्ट मुसलमान उन्हीं का मतलब है, बिल्कुल सही है। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी, बिल्कुल सही, स्त्रियों ने भी पार्टिसिपेट किया था इस आंदोलन में। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही वो इसमें शामिल हुए। तो ये बिल्कुल सही है कि जो किसान थे, ओरिजिनल किसान थे, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। मुस्लिम किसान आए थे जो मजदूरी करते थे खेतों में, खेतिहर मजदूर, वो तो आए थे, लेकिन जो ओरिजिनल जो किसान थे, जिनको थोड़ा सा अच्छे किसान कह सकते हैं, उच्च किसान कह सकते हैं, तो वो इसे पार्टिसिपेट नहीं किया था उन्होंने ज़्यादा, तो अधिक प्रभाव उनका नहीं रहा था। चौथा है, यह बंगाल तक ही सीमित रहा। तो भाई बंगाल तक तो सीमित नहीं रहा, हम लोगों ने देखा कि दिल्ली में भी नेतृत्व किया है, मद्रास में भी नेतृत्व किया है, तो चौथा तो गलत ही हो गया। जब चौथा गलत हो गया तो ए गलत हो गया और डी गलत हो गया। अब पहला बिल्कुल सही है, इसका मतलब है ऑप्शन सी इज द राइट। ठीक है, तो अगर इन सब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में इक्का दुक्का आपको कंफ्यूजन भी हो गई, जैसे मान लीजिए तीसरे में कंफ्यूजन हो गई, छोड़ दो, और जैसे ही पता लगा चौथा गलत है, एक दो सही है, आपको 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं। ओके, तो आगे हमारे प्रश्न सारे समाप्त होते हैं। आज हमने देखा मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने स्वदेशी आंदोलन हो गया, बहिष्कार आंदोलन हो गया, बंगाल विभाजन हो गया, गरम दल नरम दल हो गया, गरम दल नरम दल, इनको थोड़ा सा अच्छे से देख लिया है, इनके क्वेश्चन को। ठीक है, आप लोग जो भी नोट्स है उसको कायदे से पढ़ते रहना। मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी बुक आप पढ़ रहे हो, जो भी बुक पढ़ रहे हो, सभी बुक अच्छी है, उसको पढ़ते रहना। ठीक है, और उसके बाद आप घटना चेक लगाना, प्रैक्टिस करना, जो करना है करना, लेकिन नोट्स और बुक्स अपनी एक बार ज़रूर ख़त्म कर लेना है, और ख़ासकर मॉडर्न हिस्ट्री में, क्योंकि जब एक स्टोरी पता चल जाएगी तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक, तो आई होप चीज़ें आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।